गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट हम डिस्कस कर रहे थे सेक्शन ए के क्वेश्चंस फाइनेंशियल मैनेजमेंट फंक्शन के। ठीक है, अब सेक्शन बी के क्वेश्चन देख लेते हैं। दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 और 2। ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट फंक्शन और एनवायरनमेंट भी मिक्स है उसके अंदर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट फंक्शन एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, दो चैप्टर्स के मिक्स क्वेश्चन है। तो सेक्शन बी के क्वेश्चन हो जाएंगे 20 मार्क्स वाले। देखो आंसर देना, बहुत ईजी क्वेश्चन है ना। द फॉलोइंग आर द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम लास्ट बोर्ड मीटिंग एट 5 PLC। तो कुछ मिनट्स होते हैं ना, मिनट्स ऑफ बोर्ड मीटिंग कहते हैं इसको, अगर आपने कभी सुना हो तो। मिनट्स मतलब कि उसके रिकॉर्ड्स है ना, लास्ट में क्या डिस्कस हुआ, समरी। अ कोटेड हाई स्ट्रीट रिटेलर बेस्ड इन कंट्री ए, कोटेड मतलब लिस्टेड कंपनी है। ठीक है, वाई PLC sources some products such as food and clothing from third party supplier but also make some of its own product such as furniture। तो ये खुद का प्रोडक्ट भी बनाते हैं और ये कहीं से खरीदते भी हैं। The context of the discussion is to plant a domestic furniture factory and build a new one in the cheaper country। तो ये लोग बोल रहे हैं कि कंट्री ए में प्लान कर रहे हैं कि डोमेस्टिक जो फर्नीचर फैक्ट्री उसको बंद कर देते हैं और कहीं दूसरी जगह जाके जो सस्ती कंट्री है उसमें जाके खोल लेते हैं। CEO क्या बोल रहा है, सुनते हैं। आई थिंक वी शुड बी मोर कॉशियस अबाउट गोइंग अहेड विद द प्लान टू बिल्ड अ न्यू फैक्ट्री इन कंट्री बी एज आई हैव लुक एट देयर फॉरकास्ट इन्फ्लेशन रेट्स एंड दे आर हायर देन एक्सपेक्टेड। दिस वुड सेंड अवर कॉस्ट स्काई हाई व्हेन द रीजन वी वांट टू बिल्ड इट टू सेव मनी। बोल रहा है कि कंट्री बी में ना जाने से पहले आपको सोचना चाहिए, वहाँ का इन्फ्लेशन रेट बहुत ज़्यादा है, तो हम लोग अपनी कॉस्ट बचाने के लिए जा रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि वही नुकसान हमें हो जाए वहाँ पे। हाउ एवर इफ़ वी कैन नॉट बूस्ट प्रॉफिट देन आई फियर वी विल हैव टू कट द नेक्स्ट डिविडेंड, समथिंग दैट विल बी डिजास्टरस फॉर अवर शेयर होल्डर हु विल सेल अवर शेयर इन मासेस। तो ये बोल रहा है अगर हम वहाँ पे गए और हमारा प्रॉफिट नहीं बढ़ पाया तो फिर हमें डिविडेंड कट करना पड़ेगा जो हम पे कर रहे हैं, और इससे क्या होगा, शेयर होल्डर्स पैनिक में आ जाएंगे और वो शेयर्स को बेच देंगे, मतलब शेयर की प्राइस जो है वो गिर सकती है। तो अगर आपको याद हो तो ये कौन सी थ्योरी थी, सिग्नलिंग इफेक्ट। ठीक है, ऐसे कई सारी थी ना डिविडेंड की थ्योरी, क्लाइंटेल इफेक्ट करके थी, अगर आपको याद हो तो हमने डिस्कस किया था डिविडेंड पॉलिसी के अंदर। तो अगर इस चैप्टर को आप सबसे लास्ट में पढ़ोगे, जैसे अभी हमने पढ़ा, तो ही फ़ायदा निकलेगा, वरना फिर आप स्टार्टिंग में तो ये डिविडेंड पॉलिसी वगैरह आपको पता ही नहीं है, फर्स्ट चैप्टर में थोड़े पढ़ेंगे अपन। तो अपन ने पढ़ लिया इसलिए अपन को ठीक लगेगा ये। अब डायरेक्टर है, श्योरली द एक्सचेंज रेट विल मूव टू कंपनसेट फॉर द डिफरेंस इन इन्फ्लेशन सो इट वोंट मेक अ ह्यूज डिफरेंस। मैं चाहूँगा स्ट्रांगली आप इसका इंटरप्रिटेशन निकाल के बताओ, इस स्टेटमेंट का क्या कह रहा है ये, बताओ क्या कह रहा है। वीडियो भले ही पॉज कर लो। ये किस चीज़ की बात कर रहा है, किस थ्योरी से लिंक है ये कॉन्सेप्ट, इन्फ्लेशन रेट और एक्सचेंज रेट में। ये परचेजिंग पावर पैरिटी की बात कर रहा है। बोल रहा है कि ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है, भले ही वहाँ पे इन्फ्लेशन रेट ज़्यादा होगा, लेकिन एक्सचेंज रेट क्या होगी वहाँ पे, वहाँ की जो करेंसी है डेप्रिशिएटेड होगी, तो अपन को दिक्कत नहीं आएगी। तो परचेजिंग पावर पैरिटी की बात करने लग गया ये। डायरेक्टर बी, आई थिंक द की इशू इज इम्प्रूविंग रिपोर्टेड प्रॉफिट, दिस इज़ द मेन वे वी कैन कीप अवर शेयर होल्डर्स हैप्पी। तो हमें प्रॉफिट जो है अच्छा करना चाहिए ताकि हमारे शोल्डर्स हैप्पी रहें, विच इज़ आफ्टर ऑल अवर जॉब। सैकिंग पीपल इन कंट्री है, सैकिंग मतलब क्या होता है कि बंद करना, हटाना, आप ये कह सकते हो रिमूव करना। रिमूव क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि ये फर्नीचर फैक्ट्री कंट्री ऐसे क्लोज करेगा, तो फिर जो एम्प्लॉयमेंट है, जो उसके लोग होंगे, उसको एम्प्लॉयज़ को हटाना पड़ेगा। विल ओनली रिजल्ट इन बूस्ट इन द शेयर प्राइस ड्यू टू कॉस्ट सेविंग एज लॉन्ग एज वी कीप अवर शेयर होल्डर इन्फॉर्म दैट इज। अभी बताओ, अगर आप कंट्री ए से चले जाओगे है ना, जहाँ पे आप लिस्टेड हो, ठीक है, और वहाँ पे एम्प्लॉयज़ को निकाल दोगे, तो फिर उधर की शेयर प्राइस बढ़ जाएगी क्या, ये मानते हुए कि कॉस्ट सेविंग हो रही है? नहीं, कभी भी नहीं बढ़ेगी, है ना, उल्टा गिर जाएगी। Director C, I think we should be more worried about what is happening in our own country. The government is talking about restricting the money supply to control excessive cost push inflation. तो ये बोल रहा है कि भाई
हमें अपनी कंट्री में ध्यान देना चाहिए। कंट्री ए को देखो, गवर्नमेंट क्या कर रही है, मनी सप्लाई को कम करने का सोच रही है, क्योंकि एक्सेसिव कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हो रहा है। तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हो रहा है, ध्यान है, सप्लाई साइड से जो इन्फ्लेशन आता है। आई हैव सम गुड न्यूज़, द गवर्नमेंट हैज़ ब्लॉक्ड अ प्रपोज्ड मर्जर बिटवीन WPLC एंड XPLC ऑन कॉम्पिटिशन ग्राउंड्स। अब ये भी आपको पता होना चाहिए, आपको डिस्कस किया हुआ है कि कंपटीशन को गवर्नमेंट मेंटेन करने के लिए, एनकरेज करने के लिए कई बार दो मर्जर को रोक देती है, जब गवर्नमेंट को लगता है कि मर्जर जो है वो मोनोपोली क्रिएट करेगा मार्केट के अंदर। तो देखो सारे चैप्टर्स का मिक्स हो गया ये। द विच टू डिविडेंड पॉलिसीज आर कंसिस्टेंट विद द CEO फियर्स ओवर द कट इन द डिविडेंड। तो CEO क्या सोच रहा है कि भाई डिविडेंड अगर कट करेंगे तो प्राइस कम हो जाएगी। तो कौन सी है वो थ्योरी? MM थ्योरी तो नहीं था। MM थ्योरी तो बोलता था डिविडेंड दो या नहीं दो कोई फर्क नहीं पड़ता, शेयर की प्राइस सेम रहेगी। एक तो क्लाइंटेल इफेक्ट। रेजिडुअल थ्योरी क्या थी कि पहले जितना इन्वेस्ट कर सकते हो कैपिटल बजटिंग कर लो, उसके बाद डिविडेंड देना, ठीक है, और डिविडेंड सिग्नलिंग। व्हाट थ्योरी इज कंसिस्टेंट विद डायरेक्टर ए व्यू ऑन एक्सचेंज रेट? तो डायरेक्टर ए व्यू ऑन एक्सचेंज रेट तो परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी, ठीक है। कितना सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन सारे चैप्टर्स की नॉलेज एक साथ होनी चाहिए। विच टू स्टेटमेंट कंसर्निंग डायरेक्टर बी स्टेट कमेंट्स आर ट्रू? बताओ। इंक्रीजिंग प्रॉफिट इज ऑलवेज इन द शेयरहोल्डर बेस्ट इंटरेस्ट, क्या ये सही है हमेशा? नहीं। तो प्रॉफिट इंक्रीज करना तो कई बार शॉर्ट टर्म भी हो सकता है। तो डायरेक्टर्स हैव अ फ्यूडिशरी ड्यूटी टू पुट शेयरहोल्डर इंटरेस्ट फर्स्ट। तो सही बात है, डायरेक्टर का एक ट्रस्ट का रिलेशन होता है। फ्यूडिशरी मतलब क्या होता है, आपने सुना होगा कॉर्पोरेट गवर्नेंस में वर्ड, कि डायरेक्टर का ट्रस्ट का रिलेशन होता है कंपनी के साथ, ठीक है, और बेनिफिशियरी कौन होते हैं? शेयरहोल्डर्स। सैकिंग स्टाफ विल हैव नो इम्पैक्ट ऑन द शेयर प्राइस अदर देन द रिजल्ट ऑफ कॉस्ट सेविंग दैट रिजल्ट। अगर आपने स्टाफ को हटाया तो शेयर प्राइस में जरूर गिरावट आएगी, गिर जाएंगे शेयर प्राइस। तो ये तो फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। इन अ सेमी स्ट्रॉन्ग मार्केट, किसकी बात कर रहा है ये? सेमी स्ट्रॉन्ग मार्केट, समझ में? एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस थ्योरी। इन अ सेमी स्ट्रॉन्ग मार्केट द price of YPLC will react when the news about the new factory and any redundancy is made public। सही बात है। सेमी स्ट्रॉन्ग मार्केट में जो इफेक्ट आते हैं वो किस वजह से आते हैं बताओ? सेमी स्ट्रॉन्ग मार्केट में इफेक्ट आते हैं, जब हमने पढ़ा था कि 3 तरह के मार्केट थे, याद होगा आपको। एक तो था स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गली एफिशिएंट, एक था सेमी स्ट्रॉन्ग, और तीसरा था कौन सा? वीकली एफिशिएंट मार्केट। और सबसे लास्ट में जब टेक्निकल एनालिसिस काम करता है तब तो वो बिल्कुल घटिया मार्केट होता है, तो वो तो आता ही नहीं कहीं पे, है ना। तो इसका आंसर डी है, ठीक है। तो आंसर बी और डी, ठीक है। स्ट्रॉन्ग मार्केट में क्या होता है, कोई भी चीज़ काम में नहीं आती, इवन इनसाइडर इन्फॉर्मेशन भी काम में नहीं आती। सेमी स्ट्रॉन्ग में इनसाइडर इन्फॉर्मेशन काम में आ सकती है, ठीक है। अब देखो डी पॉइंट देखते हैं जरा। Which of the following statement regarding या concerning डायरेक्टर सी कमेंट्स आर ट्रू? बताओ भाई। डायरेक्टर सी जो बोल रहा था ये, I think we should more worried about what is happening in our own country. The government is talking about restricting the money supply to control excessive cost push inflation. भाई मनी सप्लाई रिस्ट्रिक्ट करेंगे तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन पे इफेक्ट होता है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन पे इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि मनी सप्लाई रिस्ट्रिक्ट करने का मतलब क्या है? मार्केट में डिमांड कम हो जाएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो सप्लाई साइड से इशू है चीज़ों का। रिस्ट्रिक्टिंग ग्रोथ इन द मनी सप्लाई विल हैव मोर इम्पैक्ट ऑन डिमांड पुल इन्फ्लेशन देन कॉस्ट पुश, ठीक है। सही बात है, डिमांड साइड से ज़्यादा दिक्कत होती तो अच्छा रहता, तब मनी सप्लाई रिस्ट्रिक्ट करना फ़ायदा रहता। रिस्ट्रिक्टिंग द मनी सप्लाई में रिजल्ट इन स्मॉलर बिजनेस स्ट्रगलिंग फॉर रेस्ट। सही बात है, अगर मनी सप्लाई कम कर दिया आपने तो छोटे बिजनेस कहाँ जाएंगे? उनको पैसा उठाने में मार्केट में दिक्कत आएगी। पैसा उठाना मतलब लोन लेने में दिक्कत आएगी। रिस्ट्रिक्टिंग द मनी सप्लाई इज अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी। नहीं नहीं नहीं, किसका पार्ट है? मॉनेटरी पॉलिसी का, ठीक है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजन गवर्नमेंट सीक्स टू लिमिट मोनोपोली ऑफ द कंपनी। बताओ भाई कौन सा रीजन नहीं होता है। आउटपुट इज प्रोड्यूस एट अ हायर प्राइस देन नेसेसरी, ये तो मोनोपोली का एक नेगेटिव इफेक्ट है, तो ये तो रीजन होता है कि गवर्नमेंट इसको रिस्ट्रिक्ट करना चाहती है। ठीक है, ये तो रीजन है कि आउटपुट हायर प्राइस पे प्रोड्यूस होगा। रिड्यूस इंसेंटिव टू इनोवेट, ठीक है, ये भी रीजन होता है कि अगर मोनोपोली होगी तो कई लोग फिर इनोवेट क्यों करें, और वही पर्सन जिसकी मोनोपोली है वो क्यों इनोवेट करेगा, क्योंकि वो तो ऑलरेडी किंग है उधर। रिड्यूस्ड प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ये थोड़ा गवर्नमेंट का रीजन होता है, तो नॉट अ रीजन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन तो उल्टा बढ़ जाता है मोनोपोली की वजह से, कम थोड़ा होता है। ठीक है, होप कि आप समझ पा रहे हो। ऑड स्टेटमेंट इसमें यही है। हाई प्राइस टू लिमिट न्यू मार्केट एंट्रेंट्स, तो ये भी मोनोपोली रिस्ट्रिक्ट करने का एक रीजन है। ठीक है, कि मार्केट के अंदर कोई दूसरा पर्सन नहीं आ पाए। तो आंसर क्या है, सी। सिंपल क्वेश्चन है, आप देख लो इसको भले ही, ए सारे स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सीनियर मैनेजमेंट टीम ऑफ Arkwright company are concerned that imminent general election will mean a change in government, है ना। तो इनको लग रहा है कि भाई इलेक्शन होंगे तो गवर्नमेंट चेंज हो सकती है, बाइडन की जगह कोई और आ सकता है। द टू प्राइमरी पॉलिटिकल पार्टी हैव क्वाइट डिफरेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज। तो जो अभी पॉलिटिकल राइवल्स हैं जो आ सकते हैं, उनकी दोनों की इकोनॉमिक पॉलिसी अलग है। इफ द अदर पार्टी कम टू पावर देन देयर विल बी शिफ्ट फ्रॉम मैनेजिंग द इकोनॉमी यूजिंग द मॉनेटरी पॉलिसी टू मैनेजिंग वाया फिस्कल पॉलिसी। मतलब बोल रहा है कि अगर एक पार्टी कम आती है पावर के अंदर तो मॉनेटरी पॉलिसी की जगह फिस्कल पॉलिसी ज़्यादा इस्तेमाल होगी। मतलब सेंट्रल बैंक की जगह गवर्नमेंट ज़्यादा इंटरफेयर करेगी, टैक्सेस वगैरह में चेंज करेगी, मतलब है ना। ईच पॉलिसी यूज quite different method to manage the budget deficit that the country currently has। कंट्री के अंदर क्या है, बजट का घाटा है। The new potential government has also stated that it will use a taxation as a way of controlling externalities। एक्सटर्नलिटीज बताया था मैंने आपको, जैसे पॉल्यूशन हो गया, वो एक्सटर्नलिटीज है। तो गवर्नमेंट टैक्स का यूज कर सकती है। वी नीड टू अंडरस्टैंड दीज पॉलिसीज इन ऑर्डर टू डिटरमाइन हाउ आर्कराइट विल इफेक्ट बाय एनी चेंज। ठीक है, तो बोल रहा है कि कंपनी का सीईओ बोल रहा है कि हमें पहले ही पता होना चाहिए कि कौन सी गवर्नमेंट आएगी, है ना, और हमें इन पॉलिसीज़ को थोड़ा सा समझना चाहिए। आप जानते नहीं हो शायद ये क्वेश्चन कितने प्रैक्टिकल बनाए गए हैं। ठीक है, इतने अच्छे क्वेश्चन हैं, इतने बढ़िया क्वालिटी के क्वेश्चन हैं ये। आप शायद इसको अभी अप्रिशिएट नहीं कर पाओगे, लेकिन आप इसको कुछ साल बाद देखोगे इस क्वेश्चन को, कभी ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी आपको देखने की, लेकिन कोई देखता है तो समझ में आएगा कितना अच्छा क्वेश्चन है, कितना प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, बिल्कुल रियल वर्ल्ड इसने लाके सामने रख दिया है ना, कि गवर्नमेंट चेंज होने वाली है किसी कंट्री के अंदर, और उसको फाइनेंशियली लिंक करेंगे अभी। इन एडिशन द एफडी हैज़ स्टेटेड दैट, अब एफडी कोई भी होगा, फाइनेंस डायरेक्टर है। आवर शेयरहोल्डर यूज कॉमन मेजर सच एज अर्निंग पर शेयर एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड टू इवेल्युएट द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी। ठीक है, one major shareholder only real concern is that we maintain a consistent rate of dividend growth. We need to make sure that we evaluate the effect of any political change, particularly if the tax rate under the new government। मतलब ये बोल रहा है कि हमारे शेयरहोल्डर जनरली ईपीएस और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को चेक करते हैं, और कंसिस्टेंट रेट ऑफ डिविडेंड हम लोग रख रहे हैं अभी तक। तो हमें मेनली समझना पड़ेगा कि टैक्स रेट क्या होगी, क्या टैक्स रेट बढ़ेगी क्या, क्योंकि देखो टैक्स रेट अगर बढ़ेगी तो इन पे चेंज आएगा या नहीं आएगा। अब बताओ, अर्निंग पर शेयर पे चेंज आएगा टैक्स रेट बढ़ने से? नहीं। यहाँ बताओ आएगा, क्यों? क्योंकि अर्निंग पर शेयर कैसे निकलती है, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर्स। ईबीआईटी में से इंटरेस्ट लेस किया, ईबीटी आया, ईबीटी में से टैक्स लेस किया, तो टैक्स लेस होने के बाद अर्निंग आफ्टर टैक्स आता है। फिर उसमें से अगर प्रेफरेंस या डिविडेंड है तो लेस करो, तो मतलब टैक्स लेस हो गया ना। तो अगर टैक्स बढ़ गया तो अर्निंग्स क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या यूज़ होता है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में यूज़ होता है ईबीआईटी अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। मतलब इसमें तो टैक्स आता ही नहीं है। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, टैक्स तो आता ही नहीं है इधर, तो टैक्स में कोई चेंज नहीं आएगा।
टैक्स रेट चेंज, वो टैक्स रेट चेंज होने से रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में कोई चेंज नहीं आएगा। कितना बढ़िया क्वेश्चन दे रहा है ये, है ना। कंपनी डिविडेंड ओवर द पास्ट 5 years हैव बीन एज फॉलोज, तो 5 साल का लास्ट डिविडेंड दे रखा है। कैलकुलेट द डिविडेंड एनुअल परसेंटेज ग्रोथ रेट इन डिविडेंड ओवर द लास्ट, ये तो देखो 50 बार आप कर चुके हो, ठीक है, आपने कितनी बार मेरे से ये चीज़ समझ ली है ऑलरेडी। 0.21 अपॉन 0.15, ठीक है, और 1/4 - 1, तो करके देख लेना आप इसको। 0.21 अपॉन 0.15, 12 बार अंडर रूट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, -1 कर दो, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4 + 1 इंटू इक्वल्स टू 12 बार, 1 2 3 4 8.77% मीन्स 7-8% राउंड ऑफ करने के बाद आ रहा है, ठीक है ना। ऐसा कुछ आ रहा होगा फिगर आपके पास। तो 1 डेसिमल प्लेस में पूछ रहा है तो 8.9% लिखेंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। देख लेते हैं एक बार, तो 8.78 है, तो राउंड ऑफ में तो 1 डेसिमल में पूछ रहा है तो 8.8 लिखना चाहिए, है ना, ठीक है। हाँ 8.8 ही तो, सॉरी मैं इसको ज़बरदस्ती 9 कर रहा हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, क्या करेक्ट है बताओ। मॉनेटरी पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी के स्टेटमेंट्स में, मॉनेटरी पॉलिसी सोलली कंसर्न्ड विद कंट्रोलिंग द इकोनॉमी यूजिंग द इंटरेस्ट रेट, ना, मॉनेटरी पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट के साथ साथ क्या आता है, मनी सप्लाई भी आती है। बैंक, सेंट्रल बैंक, मॉनेटरी पॉलिसी क्या, सेंट्रल बैंक आरबीआई के अंडर में आती है। फिजिकल पॉलिसी इन्वॉल्व, तो ये तो गलत स्टेटमेंट हो गया। फिजिकल पॉलिसी इन्वॉल्व मैनेजिंग द इकोनॉमी यूजिंग टैक्सेशन एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग, सही बात है कि गवर्नमेंट खर्चा कर रही है, टैक्स वगैरह, फिजिकल पॉलिसी में यही होता है। इफ द गवर्नमेंट फील दैट इन्फ्लेशन इज टू हाई ड्यू टू राइजिंग एग्रीगेट डिमांड, इट में चूज टू लोअर इंटरेस्ट रेट टू ट्राई एंड रिड्यूस डिमांड। फालतू बातें कर रहा है, क्या बोल रहा है, अगर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो इंटरेस्ट रेट को कम कर दो। अरे इंटरेस्ट रेट कम कर देंगे तो फिर तो डिमांड और बढ़ जाएगी, लोग बाग भर भर के लोन लेंगे तो खर्च करेंगे, डिमांड बढ़ जाएगी, तो गड़बड़ है ये तो। द यूज ऑफ इंक्रीजिंग गवर्नमेंट बोरोइंग टू स्टिमुलेट द इकोनॉमी कैन लीड टू क्राउडिंग आउट ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। बताया था मैंने आपको क्राउडिंग आउट का मतलब क्या होता है, कि अगर गवर्नमेंट ज़्यादा बोरो करने लग जाएगी तो प्राइवेट सेक्टर के लिए पैसा कम बचेगा, तो क्राउडिंग आउट इफेक्ट बोलते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगी फिर, तो जो इन्वेस्टमेंट होता है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट वो कम होगा फिर। इफ द कंट्री गवर्नमेंट बजट डेफिसिट इज इंक्रीजिंग, इसका क्या मतलब है बताना जरा। बजट डेफिसिट इज इंक्रीजिंग मतलब गवर्नमेंट का घाटा बढ़ रहा है, इंडिया कंसिडर कर लो, लॉस बढ़ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड रिप्रेजेंट द सिचुएशन, ठीक है, इंडिया में हर साल गवर्नमेंट का बजट का घाटा इंक्रीज हो रहा है। आपको वैसे तो इतना बताना नहीं चाहिए मेरे को, लेकिन फिर भी इंडिया में एक FRBM एक्ट है, बहुत हाई लेवल पे इकोनॉमिक्स में जाओगे कभी तो सुनोगे, अगर इच्छा करेगी तो, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट, ठीक है, उसके अंदर गवर्नमेंट को टारगेट दे रखा है कि यार फिजिकल डेफिसिट कम करो अपना। खैर छोड़ो, इंक्रीज इन द गवर्नमेंट स्पेंडिंग हैज आउटवेट एन इंक्रीज इन टैक्सेशन इनकम लीडिंग टू इंक्रीज्ड गवर्नमेंट बोरोइंग्स, ठीक है। अब सिचुएशन बतानी है ऐसा क्या हुआ है भाई, ये सिचुएशन समझानी है आपको। तो गवर्नमेंट की खर्चे बढ़ गए हैं, आउटवेट एंड इंक्रीज इन टैक्सेशन इनकम, किससे, टैक्स की इनकम से गवर्नमेंट के खर्चे बढ़ चुके हैं, मतलब गवर्नमेंट की खर्चे ज़्यादा हैं और गवर्नमेंट की टैक्स से इनकम कम हो रही है, लीडिंग टू इंक्रीज गवर्नमेंट बोरोइंग्स, तो सही बात है। फिजिकल डेफिसिट जो होता है वो क्या दिखाता है कि गवर्नमेंट कितना लोन लेगी, है ना, बताया था ना। तो खर्चा ज़्यादा इनकम कम, मतलब वो लोन। इन इंक्रीज इन द, सही आंसर ये है ना, इंक्रीज इन द गवर्नमेंट स्पेंडिंग हैज आउटवेट बाय इंक्रीज इन द टैक्सेशन इनकम लीडिंग टू डिक्रीज्ड गवर्नमेंट बोरोइंग्स। भाई खर्चा ज़्यादा हो रहा है और इनकम बढ़ गई है, ठीक है, तो सॉरी गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, टैक्स कम है, तो क्या होगा, बोरोइंग्स कम होगी या बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी ना, इंक्रीज हो जाएगी बोरोइंग्स तो।
ठीक है, मैंने अपनी एकदम से गांव की लैंग्वेज बोल दी थी है ना, हमारे गांव में जिस तरीके से लैंग्वेज चलती है ना, तो वो मैंने एकदम से गलती से बोल दी थी, ठीक है। इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट लीडिंग टू इंक्रीज्ड गवर्नमेंट बोरिंग्स, बताओ, इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट लीडिंग टू इंक्रीज्ड गवर्नमेंट बोरिंग्स, ये तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। डिक्रीज इन इंटरेस्ट रेट लीडिंग टू लेजिंग टू, या लीडिंग टू होना चाहिए ना, डिक्रीज गवर्नमेंट बोरिंग, तो ये तो फालतू बातें हैं, ठीक है। सबसे मेन तो यही सिचुएशन है, आराम से पता लग रही है। इफ द न्यू गवर्नमेंट चूजेस टू रेट इंक्रीज द रेट ऑफ टैक्स, विच टू ऑफ द फॉलोइंग वुड रिप्रेजेंट द इनिशियल डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द अर्निंग पर शेयर एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, बताओ, अगर गवर्नमेंट ने टैक्स रेट बढ़ा दी तो ईपीएस और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पे क्या इफेक्ट आएगा? ईपीएस तो हो जाएगी कम, क्यों? क्योंकि ईपीएस में क्या लेते हैं, अर्निंग आफ्टर टैक्स, बताया था ना अभी, अर्निंग आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंशियल डिविडेंड, तो टैक्स रेट बढ़ जाएगा तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, लेकिन रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होगा, सेम रहेगा, तो बी और एफ, ठीक है। द फॉलोइंग स्टेटमेंट हैव बीन मेड अबाउट एक्सटर्नलिटीज, एक्सटर्नलिटी डू नॉट इफेक्ट द कंज्यूमर ऑफ द प्रोडक्ट दैट कॉजेज दैम, सही बात है, ठीक है। जिसने जो उसको, जिसकी वजह से हो रहा है उसको तो इफेक्ट करता नहीं है ज़्यादा वो। द एग्जिस्टेंस ऑफ एक्सटर्नलिटी सजेस्ट दैट देयर इज मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, तो मैंने आपको बताया था कि प्राइसिंग मिसमैच हो जाता है यहाँ पे, तो दोनों स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है, बी, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो ये दो क्वेश्चन आए हुए थे इस पे सेक्शन बी के, ये दोनों हमने कर लिए। थैंक यू।